Hello and welcome. Welcome to the first mock test of English. यहाँ पे हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे इंग्लिश में पूछे जाने वाले MBA CET के लिए। MBA CET जो ये साल होने वाला है 1, 2 और 3 अप्रैल को। तो आप जैसे जानते हो कि एग्जाम्स के लिए टाइम बहुत कम बचा है और अब बच्चों का जो मोटिव होना चाहिए वो सिर्फ इतना होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको अपनी गलतियां समझ में आएगी और उतना ज़्यादा आप उसको ठीक कर पाओगे। तो जो भी गलतियां हैं आप यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हो, एग्जाम में नहीं। तो जो भी है हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे ताकि एग्जाम में आपका जो मार्क्स है, जो ओवरऑल स्कोर है वो ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे आप सभी को पता है कि इंग्लिश में 50 क्वेश्चन आएंगे MHCT में, तो हम 50 तो नहीं बट ये फर्स्ट है। पहली बात तो ये आपका फर्स्ट सेशन है मॉक टेस्ट का। ऐसे हम और मॉक टेस्ट निकालेंगे बाकी सब्जेक्ट्स के भी। बाकी सब्जेक्ट्स के भी मॉक टेस्ट निकालेंगे। तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, हर दिन प्रैक्टिस करना है। और आज हमने बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं, इजियर क्वेश्चंस लिए हैं, 30 क्वेश्चंस ही लिए हैं। हम इसके बाद क्वेश्चंस को और डिफिकल्ट करते हुए चलेंगे और 50 क्वेश्चन धीरे धीरे हम आ जाएंगे ताकि आपका फुल फ्लेज प्रिपरेशन हर दिन हो सके, आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। सो लेट्स स्टार्ट। पहला है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। So, in the modern era, technological advancements have significantly influenced the job market, altering traditional employment patterns. The rise of automation and artificial intelligence, topic important क्या है? Artificial intelligence has led to concerns about job displacement. Concern क्या है हमारा? Job displacement है। उसके बाद, as machine increasingly perform tasks was once handled by humans. While some experts argue that AI will create new job opportunities, others warn that it may exacerbate economic inequalities by favoring high-skilled workers over those in low-skilled workers. ठीक है? तो इस पैसेज से फर्स्ट पैसेज पढ़ के मुझे समझ में आया कि ये पैसेज बात कर रहा है AI के ऊपर। ये AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या नुकसान है या क्या फायदे होने वाले हैं ह्यूमंस के ऊपर, उसकी बात की गई है यहाँ पे कि कैसे AI जो है वो ऐसे जॉब्स को खा रहा है, लोगों के जॉब्स को खा रहा है जो पहले ह्यूमंस हैंडल करते थे, आज वो AI हैंडल कर रहा है। और ये कहा गया है कि आगे भी AI जो ह्यूमंस रिलेटेड जॉब है, आगे पैसेज में ये भी कहा गया है कि AI बहुत सारे नए जॉब अपॉर्चुनिटीज भी लाएगा और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उससे इनइक्वालिटीज भी बढ़ जाएगी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज बढ़ जाएगी। ये फर्स्ट पैसेज में दिया था। डिस्पाइट द पोटेंशियल रिस्क, हिस्ट्री सजेस्ट दैट टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ऑफन लीड्स टू मोर जॉब्स रादर देन फ्यूअर। ठीक है? The Industrial Revolution, for instance, initially displaced many workers but ultimately created new industries, boosting employment in the long run. Similarly, the Digital Revolution has given rise to industries such as software development, data analytics and cybersecurity sectors that barely existed few decades ago. तो सेकेंड पैसेज में एग्जांपल्स दिए गए हैं कि कैसे जब भी नया रेवोल्यूशन होता है तो लोग डरते हैं कि हमारी जॉब चली जाएगी, बट लॉन्गर रन में वो हमेशा नई जॉब क्रिएट करता है, नई अपॉर्चुनिटीज, नई एवेन्यूज क्रिएट करता है। तो दो एग्जांपल्स दिए गए थे, एक आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, दूसरा आपका डिजिटल रेवोल्यूशन। हाउएवर द चैलेंज रिमेन्स in ensuring that workers acquire the skill necessary to thrive in this evolving job landscape. Government and cooperation must invest in reskilling program to equip employees with relevant technical and analytical skills. Failure to do so may lead to widening economic divide where only a selective few benefits from the technological advancement while others struggle to find sustainable employment. तो इसमें क्या कहा गया है कि हाँ चैलेंज आया है AI के नाम पे, बट ये अपॉर्चुनिटीज भी ला रहा है। तो जो बिजनेसेस है या जो गवर्नमेंट है उसको लोगों को वो स्किल्स देनी चाहिए जो AI को चलाने के लिए इम्पोर्टेंट है, तभी जाके जो वर्कर्स है
जो लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड है उनको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, क्योंकि पुरानी स्किल अब काम नहीं आएगी, अब उनको नई स्किल चाहिए, तो वो नई स्किल गवर्नमेंट या बिजनेसेस को अपने एम्प्लॉइज को या अपने वर्कर्स को देनी पड़ेगी, ठीक है। अल्टीमेटली वेदर एआई एंड ऑटोमेशन लीड टू मास अनएम्प्लॉयमेंट और न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी depends on how society adapt to these changes. Proactive measures such as education reforms and workforce training initiatives will be crucial in determining the impact of the AI on future job markets. मतलब अगर AI अनएम्प्लॉयमेंट कॉज करेगा या फिर नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी खोलेगा, ये सब डिपेंड करता है कि सोसाइटी उसको किस तरीके से यूज करती है। तो एज अ सोसाइटी हमारा रोल है कि हम AI को किस तरीके से परसीव करते हैं, एक हिंडर के थ्रू, एक चैलेंज के थ्रू या फिर एक अपॉर्चुनिटी के थ्रू। तो दिस वाज योर पैसेज। तो अगर ये पैसेज आपका हो गया है तो फिर हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न regarding AI and automation in the job market? Primary concern क्या है? First option, AI will completely eliminate all human jobs. क्या ये सही है? AI will create more job opportunities for all workers. सारे वर्कर्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा AI. AI may lead to job displacement and economic inequality. ठीक है, वो AI की वजह से लोगों की नौकरी जा सकती है या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ सकती है, आएगी ये नहीं है, आ सकती है। AI will only benefit workers in low skilled roles. अब इसमें से आपको भले ही पैसेज नहीं पढ़ा हो या फिर बिना पैसेज पढ़े भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। इसका सही आंसर है सी। देखिए कैसे, AI will completely eliminate all jobs। ये होते हैं आपके एक्सट्रीम वर्ड्स। ये जो एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं ये 90% ऑफ द टाइम होते हैं आपके गलत, जो बताते हैं कि ऐसा ही होगा या ऐसा नहीं होगा, एवरीथिंग इज फाइन या नथिंग इज फाइन। कभी भी एक्सट्रीम एंड पे चीजें नहीं होगी, चीजें हमेशा ग्रे एरिया में होगी। इट विल कंप्लीटली एलिमिनेट, क्या सारे ह्यूमन जॉब्स चले जाएंगे? दिस इज इनकरेक्ट। एआई क्रिएट करेगा सारे वर्कर्स के लिए जॉब, ये भी गलत है। ये सिर्फ लो स्किल लोगों के लिए काम करेगा, ये भी गलत है, क्योंकि कंप्लीटली ऑल या फिर ओनली क्या है आपके एक्सट्रीम वर्ड्स है। मैं आपकी पॉसिबिलिटी शो कर रहा है कि ऐसा हो सकता है, और फ्यूचर हमेशा पॉसिबिलिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि लास्ट पैसेज में दिया था कि ऐसा हो सकता है, सोसाइटी पे डिपेंड करता है। सो सी आपका क्या हो जाएगा, इसमें आंसर सही हो जाएगा। अगर हम आगे बढ़े सेकंड क्वेश्चन, how does the passage compare the AI revolution with past technological advancement? जो हमने दो किए थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड डिजिटल रेवोल्यूशन, उससे AI रेवोल्यूशन को कैसे कंपेयर किया गया? AI is unique and has no historical precedent. ठीक है, the industrial revolution and digital revolution also caused job displacement initially but eventually created new job opportunities. Unlike past revolution, AI will permanently replace human workers. Past technological changes had no impact on economic on employment. Again, अगर आपने पैसेज ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको समझ गया होगा कि बी राइट है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड डिजिटल रेवोल्यूशन में स्टार्टिंग में हमें कुछ जॉब डिस्प्लेसमेंट देखने मिली थी, बट ऑन द लॉन्गर रन फ्यूचर में इवेंचुअली उसने नए जॉब अपॉर्चुनिटीज जरूर क्रिएट किए थे। अगेन आपके नो एक एक्सट्रीम वर्ड है, परमानेंटली अगेन योर एक्सट्रीम वर्ड है, नो अगेन योर एक्सट्रीम वर्ड। तो एग्जाम में जब आप ये चीज सॉल्व कर रहे हो तो ये छोटी छोटी बातों पे आपको ध्यान देना चाहिए। ये छोटी छोटी बात आपके मार्क्स जो है वो जरूर एनहांस करवाएगी, और अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो आपको पता होगा कि वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक एक मार्क्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट इज द सजेस्टेड सॉल्यूशन टू द चैलेंजेस पोज्ड बाय एआई इन द जॉब मार्केट? सॉल्यूशन पूछ रहा है। तो फर्स्ट, encouraging companies to avoid using AI, कि हम कंपनीज को बोले कि AI मत यूज करो। इन्वेस्टिंग इन रीस्किलिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम, के रीस्किल करो अपने वर्कर्स को, एजुकेट करो AI के बारे में। रिड्यूसिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट टू प्रोटेक्ट जॉब, आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ही रिड्यूस कर दो ताकि आप जॉब बचा सको लोगों की। Relying on government to provide financial aid to displaced workers, मतलब सरकार जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको पैसा प्रोवाइड करेगी। अब इसमें आंसर, लॉजिकल आंसर क्या है आपका? बी है, हमने देखा भी था।
कि एआई भले ही चैलेंजेस पोज कर रही है, बट अब गवर्नमेंट और बिजनेसेस का काम है कि वो रीस्किल करे और ऐसे जो स्किल एआई को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट है वो स्किल्स अब बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट्स को अपने एम्प्लॉइज को देना पड़ेगा। तो आपका बी इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बाकी तीन आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे। अगर हम फोर्थ पे चले, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट does the phrase widening economic divide in the passage most likely mean? Widening economic divide, अब an increasing difference in economic opportunities between different groups of workers, ठीक है, difference an increasing difference in economic opportunities between different group of workers, मतलब workers, बहुत सारे workers है, उसमें एक economic divide आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, a complete collapse of the global economy, a situation where all workers earn equal salaries, the elimination of economic disparities between skilled and unskilled workers। तो अगर आप देखोगे तो इसका सही आंसर क्या है, ए है। इकोनॉमिक वाइडनिंग इकोनॉमिक डिवाइड का मतलब क्या है कि जो ग्रुप ऑफ वर्कर्स है जिनको एआई आता है वो अपना करा के उनका इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ जाएगा, बट जिनको नहीं आता है, जिनके पास स्किल नहीं है एआई चलाने की, वो पीछे रह जाएंगे। तो यही कहने की कोशिश की है कि अगर आपने एआई को अच्छे से रेगुलेट नहीं किया तो एक इकोनॉमिक डिवाइड जो है वो वाइडन हो जाएगा, मतलब कुछ जो लोग हैं उनके पास बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज रहेगी और कुछ के पास नहीं रहेगी, बाकी तीनों आपके गलत हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ओवरऑल पर्सपेक्टिव on AI automation in the job market, मतलब ऑथर का ओवरऑल पर्सपेक्टिव मतलब पूछ रहा है कि मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ऑथर का सोच क्या है इसमें, ऑथर की सोच क्या है इसमें। तो ऑथर क्या कंप्लीटली पेसिमिस्टिक है, नकारात्मक है इस चीज को लेके कि एआई सारे जॉब्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, न्यूट्रल है, बोथ रिस्क और अपॉर्चुनिटीज एआई की अच्छी है, या कंप्लीटली ऑप्टिमिस्टिक है कि अच्छा है, हकारात्मक है कि एआई सभी को बेनिफिट करेगा इक्वली, या इनडिफरेंट, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है कि कोई सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं होगा उस इकोनॉमिक ट्रेंड में। ऑब्वियसली वो न्यूट्रल है, क्योंकि अगर आप पैसेज ध्यान से देखोगे तो वो दोनों पूछता है, दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसके पॉजिटिव्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है और उसके नेगेटिव्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है, रिस्क्स के बारे में भी बताता है और अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी बताता है, चैलेंजेस के बारे में भी बताता है और वो फ्यूचर क्या होल्ड करता है उसके बारे में बताता है। तो अगेन इट इज न्यूट्रल। ये ऐसे भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। तो टोन ऑफ द पैसेज सेम, आपको मॉरल ऑफ द स्टोरी पता होना चाहिए। सो दिस वाज योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि आपको इन 5 में से आपके कितने राइट आए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पैराजंबल्स। अब पैराजंबल सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक होती है जो आपको पता होनी चाहिए। वो ट्रिक ये है कि आपको सिर्फ ये ढूंढना है कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट कैसा है, कौन सा है, और स्टार्टिंग स्टेटमेंट आपको वो ढूंढना है जो या तो नाउन के साथ स्टार्ट हो रहा है या तो आर्टिकल के साथ स्टार्ट हो रहा है। मतलब वो ना तो प्रोनाउंस के साथ स्टार्ट होने चाहिए, ना ही कंजंक्शन के साथ और ना ही प्रीपोजिशन के साथ। ठीक है, देखो while कंजंक्शन है तो ये स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं है, as कंजंक्शन है तो ये स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं है, the आर्टिकल है ये हो सकता है, हिस्ट्री अगेन नाउन है ये हो सकता है, a और b आपके स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं है, c और d आपके स्टार्टिंग स्टेटमेंट है, a और b नहीं है फिर खत्म, c है तो इन दोनों में से ही कोई एक आंसर होगा। अब देखो c के बाद a आएगा या d आएगा, c अपना स्टार्टिंग स्टेटमेंट है, d नहीं है। The impact of artificial intelligence on employment has been a widely debated topic in recent years। मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई है एम्प्लॉयमेंट पे बहुत ही चर्चित या बहुत ही डिबेटेड टॉपिक रहा है रीसेंट इयर्स में। तो इसके बाद क्या आना चाहिए, हिस्ट्री हैज शोन दैट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट डिस्पाइट इनिशियल डिस्टर्बेंस ऑफन लीड टू ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हम यहाँ पे देखें तो डी बात कर रहे हैं कि हिस्ट्री ने पास्ट में बहुत बार दिखाया कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भले ही स्टार्टिंग में कुछ जॉब्स को खा लेता है बट वो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ही करता है। और फर्स्ट पैसेज भी यही कह रहा है कि डिबेट रहा है वो, तो सी के बाद आपका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो आपका बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं,
The impact of artificial intelligence on employment has been widely debated topic in recent years. क्यों वो widely debated topic रहा है? क्योंकि हिस्ट्री ने हमें बताया है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भले ही स्टार्टिंग में जॉब खा लेता है बट वो ओवरऑल हमें इकोनॉमिक ग्रोथ देता है। फिर उसके बाद आ जाएगा ए, while AI can lead to job displacement, लोगों में यही डर है कि वो जॉब खा लेगा क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, तो जॉब खा लेगा, can lead to job displacement in some sectors, it also creates new opportunities in others। इसी पॉइंट को उन्होंने यहाँ पे कंटिन्यू किया है। as a result मोस्टली कंक्लूजन के लिए ही यूज होता है। as a result the workforce must adapt, मतलब हमें अपने आप को उस तरीके से ढाल लेना है जैसे ताकि हम न्यू स्किल्स को एक्वायर कर सके और रेलेवेंट रह सके चेंजिंग जॉब मार्केट में। तो ये प्रॉपर्ली बन रहा है तो आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ पे मैं इतना डिटेल करके आपको पढ़ा रहा हूँ बट एग्जाम में आपको इतना नहीं ध्यान देना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सा आपका इंट्रोडक्शन हो सकता है। आपको मिला सी इंट्रोडक्शन है, सी के बाद देखो डी आएगा, ये आएगा, आपको पता चल गया डी आया, एक बार पढ़ लो, मार्क करो, आगे बढ़ो, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी रहेगी। एग्जाम लेंथी पेपर है तो हमें फोकस इस पे करना है कि हम जहां जैसे हो सके टाइम हमें चुराना है, बचाना है, क्योंकि एग्जाम में बाकी सारे सेक्शन खासकर मैथ्स हो या एलआर हो उसमें आपको ज्यादा टाइम देना है क्योंकि उसमें बड़े-बड़े आपके पैसेजेस आएंगे, बड़े-बड़े पजल्स आएंगे, तो उसमें आपको ज्यादा टाइम देना है। तो जितना हो सके आपको यहाँ पे टाइम बचाना है। नेक्स्ट वही सेम लेंगे, प्रोनाउन, कंजंक्शंस या फिर आपके प्रीपोजिशन स्टार्टिंग नहीं होंगे। दिस एक प्रीपोजिशन है, ये स्टार्टिंग नहीं होगा। द आर्टिकल है, ये स्टार्टिंग हो सकता है। एज अगेन कंजंक्शन है, नहीं होगा। गवर्नमेंट्स अगेन नाउन है, हो सकता है। तो सी या ए नहीं है, ए या सी नहीं है, ए नहीं है, सी नहीं है, मिल गया। बी आपका इंट्रोडक्शन हो सकता है, तो बी आपका इंट्रोडक्शन है, मिल गया आपको। बी के बाद सी आएगा, ये आएगा, सिर्फ इतना देखना है। The rapid advancement of technology has resulted in unprecedented increase in data generation। इसका क्या मतलब है कि टेक्नोलॉजी हमारी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है जिसकी वजह से जो डेटा जनरेट हो रहा है, जो डेटा बाहर निकल रहा है वो बहुत ज्यादा मात्रा में निकल रहा है। तो इसका कंटिन्यूएशन सी में है या ए में। This has led to concern over data privacy, security and ethical implication। अब देखो डेटा की बात करें, दिस एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन हमेशा किसके लिए आता है बेटा? नाउन के लिए आता है। तो इसका नाउन क्या है? इसका नाउन है this has led to concerns। what has led to concerns? this data generation, this unprecedented increase in data generation। ये जो इतना तेजी से डेटा बढ़ रहा है उसी की वजह से कंसर्न यानी चिंता आ गई है किसके बारे में? डेटा प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड एथिकल इम्प्लीकेशंस के बारे में। तो बी के बाद ए आएगा तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं पूरा पढ़ के। B, A, C, D. The rapid advancement of technology has resulted in an unprecedented increase in data generation. This has led to concerns over data privacy, security, and ethical implications. As companies collect vast amounts of users' information, there is a growing debate about how this data should be managed. Governments and organizations worldwide are working on policies and regulations to ensure responsible data usage। तो प्रॉपर्ली सेंटेंस फॉर्म हो रहा है तो यस आपका सी जो है सही हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है स्पॉटिंग द एरर। ग्रामर वाले पोर्शन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन। द कमिटी हैज गिवन देयर अप्रूवल फॉर द न्यू पॉलिसी आफ्टर मच डिस्कशन। तो इसमें एरर कहाँ है? ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है या फिर डी पार्ट में एरर है, या फिर आपको कहीं एरर नहीं लग रहा है, नो एरर। ठीक है, इसका आंसर है आपके बी। द एरर इज इन बी। अगर आप देखोगे ये है आपके सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का एक बेसिक सा डाउट। अगर आप देखोगे इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट आपका कमिटी है। कमिटी सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। आप बोलोगे सर कमिटी में तो बहुत सारे लोग आते हैं, बट कमिटी एक कलेक्टिव नाउन है। कमिटी एक कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होते हैं। तो कमिटी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर का आएगा। देखो कि हैज भी सिंगुलर ही यूज किया, बट ये कमिटी सब्जेक्ट है मतलब नाउन है। नाउन का क्या होगा? प्रोनाउन होगा। ये देयर एक प्रोनाउन है। अब इस देयर की जगह ये देयर आपका प्लूरल प्रोनाउन है। आना क्या चाहिए? सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आपका प्रोनाउन भी सिंगुलर होना चाहिए। तो इधर क्या आ जाएगा? इट्स।
इधर क्या आ जाएगा इट्स, द कमिटी हैज गिवन इट्स अप्रूवल, क्योंकि एक ही कमिटी है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपका प्रोनाउन भी सिंगुलर होना चाहिए, दैट इज व्हाई द आंसर हियर इज बी। नेक्स्ट neither of the two sisters have completed their assignments on time, again a में एरर है, b में एरर है, c में है, या फिर d में है, या फिर कोई एरर नहीं आपको लग रहा है, नो एरर, तो इसका आंसर अगेन क्या है आपका b है, b में देयर इज एन एरर। अगर आप देखोगे तो ये आपके अगेन सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का केस है, नीदर एंड नॉर का, ये देखो नीदर ऑफ द टू सिस्टर्स, ये सॉरी ये है ऑफ केस, क्या है ये ऑफ केस वाला एरर है। अगर आप देखोगे तो ऑफ में पहले वाला सब्जेक्ट होता है, अगर नीदर सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है नीदर, सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ वर्ब भी क्या आना चाहिए, सिंगुलर का आना चाहिए, हैव प्लूरल है, आ क्या जाएगा हैज, ये खत्म, आंसर आ गया, नीदर ऑफ द सिस्टर्स हैज कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट्स। नेक्स्ट, If I was you, I would have taken the job without any hesitation. अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो A में एरर है, यहाँ पे was के जगह पे आएगा were, was के जगह पे आएगा were, ये है आपके कंडीशनल सेंटेंसेस, ये किसका है आपके कंडीशनल सेंटेंसेस का एरर है। अगर जब भी if आपको दिखता है उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर ही क्यों ना, तो इफ आई वाज नहीं इफ आई वर आ जाएगा, तो ये बेसिक सा एरर था आपका कंडीशनल सेंटेंसेस का। नेक्स्ट, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स वर एक्साइटेड अबाउट द अपकमिंग कंपटीशन इन द स्कूल, अगेन सब्जेक्ट एंड वर्ब का एग्रीमेंट है, टीचर, उसके बाद कंजंक्शन आया है, उसके बाद अगेन सब्जेक्ट आया है, एज वेल एज के साथ हम हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करते हैं, अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सेकंड उसका वर्ब भी क्या आएगा सिंगुलर का आएगा, तो यहाँ पे was आ जाएगा ना कि were आ जाएगा, ठीक है। The teacher as well as the students were excited about the upcoming competition in the school. Next, the doctor advised him to not take the medicine on an empty stomach as it caused acidity, as it could cause acidity. तो सिंपल सी बात है, इधर देखोगे तो बी में एरर है, ये इंफिनिटिव का एरर है, यहाँ पे ये वर्ब है, सॉरी ये वर्ब है आपका और ये आपके इंफिनिटिव हो जाएगा। इंफिनिटिव मतलब ऐसे वर्ब जो एक्ट करते हैं नाउन, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे आ जाते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे है बट है वर्ब, तो ऐसे वर्ब को हम बुलाते हैं इंफिनिटिव्स। इंफिनिटिव्स का स्ट्रक्चर होता है, फुल इंफिनिटिव का स्ट्रक्चर होता है 2 + v1, 2 + v1 है तो टेक आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ 2 आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 इधर लग जाएगा, तो आंसर क्या मिलेगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम नॉट टू टेक द मेडिसिन ऑन एन एम्प्टी स्टमक। तो ये हो गया आपका, आई गेस इतने ही आपके 5 आपके ग्रामर हो गए। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि 5 में से आपके कितने राइट आए। नेक्स्ट आएगा आपका सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब समानार्थी। सिनोनिम्स हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज एफेमेरल। एफेमेरल का आंसर क्या है, परमानेंट, फ्लीटिंग, इटर्नल, प्रोलॉन्ग, तो आंसर क्या है इसका फ्लीटिंग। बी इज योर करेक्ट आंसर। अब देखो ये जो वर्ड है एफेमेरल, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं, ये एपी से डिराइव होता है। एपी का मतलब होता है सिंगल या वन, और फेमरल का मीनिंग होता है डे, ए या ड्यूरिंग। एपी का मतलब होता है ड्यूरिंग और फेमरल का मतलब होता है डे, मतलब एक दिन का। तो एक दिन का जो भी रहेगा वो परमानेंट तो हो नहीं सकता, इटर्नल नहीं हो सकता, प्रोलॉन्ग्ड भी नहीं हो सकता। फ्लीटिंग मतलब कुछ ही क्षण के लिए, कुछ ही टाइम के लिए, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। याद रखना, अगर आपको वोकैबुलरी में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपके रूट वर्ड का कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। तो रूट वर्ड अपना जो रूट वर्ड का गेम है उसको अच्छा करो,
आपके वोकैबुलरीज के मेजॉरिटी क्वेश्चन वहीं से बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज योर यूबिक्विटस, ठीक है। यूबिक्विटस का सिनोनिम क्या है? रेयर, ओमनीप्रेजेंट, लिमिटेड या स्कार्स। तो अगर आप देखोगे तो इसका आंसर बी है, दैट इज ओमनीप्रेजेंट। ये ओमनीप्रेजेंट का मतलब होता है हर जगह, एवरीवेयर। ओमनी का मतलब होता है एवरीवेयर। ओमनी जब भी आएगा उसका मतलब है एवरीवेयर। बहुत सारे वर्ड्स जितने भी बनेंगे, ओमनीसेंट, ओमनीपोटेंट, इट मींस एवरीवेयर, एंड यूबिक्विटस मींस ओमनीप्रेजेंट, जो हर जगह पाया जाता है। नेक्स्ट एंटोनिम्स, अपोजिट्स। पहला है बिनाइन, malignant, kind, harmless या compassionate। सिंपल है, इसका रूट वर्ड है बेने। बेने का मतलब होता है गुड, अच्छा। और ये है malignant, इसका रूट वर्ड है मैल, जिसका मतलब होता है बैड। भले ही आपको ना ही बेनिग्नेंट का मतलब पता है ना malignant का मतलब पता हो, फिर भी अगर आपको रूट वर्ड पता था आपको आंसर मिल जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा ए, malignant। नेक्स्ट दिलिजेंट। दिलिजेंट का क्या आएगा आंसर? हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, नेग्लिजेंट या परसिस्टेंट। तो इसका अगर आप आंसर देखोगे, डी का मतलब होता है अपार्ट, मतलब अलग। तो अलग किसमें समझ में आ रहा है? नेग्लिजेंट पे समझ में आ रहा है, अलग रखना, निग्लेक्ट करना। तो आपको इसका रूट वर्ड डेले का मतलब पता होगा अपार्ट, तो आपको समझ में आ जाता है उसका आंसर नेग्लिजेंट है। नेक्स्ट है आपका ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस का मीनिंग क्या होगा? सोशल, फ्रेंडली, रिजर्व्ड या आउटगोइंग। ग्रेग का मतलब होता है फ्लॉक या फिर हर्ड, फ्लॉक या फिर हर्ड। तो अगर यहाँ पे देखोगे अपोजिट पूछा गया है, तो इसका अपोजिट है रिजर्व। रिजर्व मतलब जो अकेले अकेले रहना पसंद करता है, सबके साथ नहीं पसंद करता। तो इसका आंसर हो जाएगा रिजर्व, रूट वर्ड्स। नेक्स्ट आपका रीबुक। वर्ड यूसेज, स्टेटमेंट दिया है, वर्ड दिया है, आपको बताना है कि कौन से सेंटेंस में उसको सही तरीके से यूज किया गया है। तो रीबुक, द मैनेजर रीबुक्ड द एम्प्लॉई फॉर मिसिंग डेडलाइंस, द साइंटिस्ट रीबुक्ड हिज फाइंडिंग इन द रिसर्च पेपर, शी रीबुक्ड द डोर ओपन टू लेट द फ्रेश एयर इन, द आर्टिस्ट रीबुक्ड अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। देखो रीबुक का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, रीबुक का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। तो अगर आप देखोगे तो क्रिटिसाइज करना है किसी को, बहुत बुरा भला बोलना, आंसर क्या आएगा? ए। द मैनेजर ने बुरा भला बोला है, क्रिटिसाइज किया है, चिल्लाया अपने एम्प्लॉय को क्योंकि उसने डेडलाइन मिस कर दिया था। ठीक है, तो आपका ए इसका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट परनिकिशियस, इसका मीनिंग होता है हार्मफुल। The new policy has pernicious effect on the economy. He wore a pernicious hat to the party. The flower had a pernicious fragrance. She perniciously completed her assignment. तो harmful आपका A आंसर बना रहा है, तो सही क्या हो जाएगा? A. The new policy had harmful effects on the economy. Next, एब्रेशन। एब्रेशन का मीनिंग होता है अनयूजुअल, या फिर ऐसा जो मॉरली सही नहीं है, जैसा जो अफेक्ट, जो कंडक्ट नहीं करता है, इंसान के जो व्यवहार में नहीं होता, उससे अलग व्यवहार करता है, तो दैट इज एब्रेशन। His sudden outburst was an aberration from his usual calm behavior. The scientist made an aberration cake for the birthday. She had an aberration hairstyle today.
The painter created an aberration sculpture. अगर आप देखोगे unusual यहाँ पे बन रहा है कि उसके सडन गुस्से के वजह से aberration या unusual behavior दिखा हमें apart from his usual behavior. ठीक है, हमेशा वो शांत रहता है, काम रहता है, but आउटबर्स्ट सडन हुआ मतलब वो एक unusual behavior था उसका. So aberration. नेक्स्ट सेंटेंस कंप्लीशन आ जाएगा. सेंटेंस कंप्लीशन पास्ट स्टेटमेंट दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही बैठेगा. फिल इन द ब्लैंक्स है. Despite his vast knowledge and experience, he often failed to impress others because of his dash manner of speaking. तो इसका सही आंसर क्या बनेगा आपका? इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या कि उसके पास बहुत नॉलेज है, उसके पास बहुत एक्सपीरियंस है, बट वो कभी भी लोगों को इंप्रेस नहीं कर पाया क्योंकि क्या था उसमें, क्या प्रॉब्लम था? एलिक्वेंट. एलिक्वेंट मतलब बहुत अच्छा मैनर ऑफ स्पीकिंग था उसको. दूसरा आर्टिकुलेट. आर्टिकुलेट मतलब एकदम पॉइंट बोलता था, आर्टिकुलेटली बोलता था, एकदम स्पष्ट बोलता था. पर्सुएसिव मतलब किसी को भी अट्रैक्ट कर लेता था अपनी बातों. तो ये दोनों ही अगर हम बात करेंगे तो ये स्टेटमेंट के साथ जा तो रहे हैं बट पूरे स्टेटमेंट के मीनिंग के साथ ही जा रहे हैं. डिस्पाइट का मतलब होता है हालांकि उसके पास बहुत नॉलेज था बट फिर भी वो लोगों को इंप्रेस नहीं कर पा रहा था. अगर उसके इतने अच्छे बोल पाता तो वो सबको इंप्रेस कर लेता, बट नहीं कर पाया क्योंकि उसका एब्रप्ट मैनर ऑफ स्पीकिंग था, कभी भी कुछ भी बोल देता था. इसीलिए उसके पास भले ही बहुत नॉलेज थी फिर भी वो लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाया. सेकेंड, द साइंटिस्ट्स discovery was changing the way researchers approached the problem. ठीक है, तो साइंटिस्ट की डिस्कवरी जो हुई है उसने चेंज कर दिया है रिसर्चर्स के सोचने की जो प्रोसेस है उसको. इनसिग्निफिकेंट, ग्राउंड ब्रेकिंग, आउटडेटेड या इररिलेवेंट. अगर वो इनसिग्निफिकेंट मतलब जिसके कोई महत्व नहीं है, आउटडेटेड मतलब पुराना हो चुका है, इररिलेवेंट मतलब वो काम का ही नहीं है, और ग्राउंड ब्रेकिंग मतलब बहुत मतलब उसने बहुत कुछ चेंजेस ला दिया, बहुत अच्छा चेंजेस लाया. तो अगर साइंटिस्ट की डिस्कवरी बहुत अच्छी थी जिसके वजह से जो रिसर्चर्स है उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, उसने चेंज कर दिया है लोगों को सोचने का नजरिया. तो आपका जो बी है वो सही हो जाएगा. नेक्स्ट है आपका क्लोज टेस्ट. क्लोज टेस्ट में क्या होता है? क्लोज टेस्ट में क्या होता है? यू विल बी गिवन अ पैसेज बट उसमें बीच में यू विल बी हैविंग अ ब्लैंक. तो आपको पूरा पैसेज पढ़ना है, समझना है पूरा पैसेज, एंड देन यू हैव टू लुक एट द क्वेश्चंस एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस. बट ये गलती मत करना कि पहले ही बिना पढ़े ही आप सॉल्व करने लग जाओगे. गलत, ये अप्रोच गलत है. आपको पूरा पैसेज पढ़ना है प्रॉपर्ली, पैसेज को समझना है, थीम समझना है, ऑथर क्या कहना चाह रहा है वो समझना है, और फिर ही जाके आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, पहले मत करना. The rise of artificial intelligence has transformed industries worldwide, influencing everything from healthcare to finance. However, with great power comes great responsibility. The ethical implications of AI development and deployment are significant. One major concern is bias in AI models, which can lead to unfair outcomes. AI systems learn from vast data sets. If these data sets contain biased information, the AI will inevitably dash those biases. This raises concerns about discrimination in areas like hiring and law enforcement. तो फर्स्ट पैसेज में क्या कहा है? फर्स्ट पैसेज में कहा गया है कि AI जो है वो राइज हुआ है और उसने इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म किया है, चाहे वर्ल्ड वाइड दुनिया भर की इंडस्ट्रीज को, चाहे वो हेल्थ केयर हो या फाइनेंस हो, सब जगह AI आ चुका है. बट इतना पावर जो AI के पास है उसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है. जो एथिकल इम्प्लीकेशंस है जो AI के, एथिकल मतलब एथिकल इम्प्लीकेशंस मतलब जो नैतिक जो इम्प्लीकेशंस होगा AI डेवलपमेंट का वो बहुत ही ज्यादा होगा. वन एक मेजर कंसर्न उसमें से एक जो प्रॉब्लम है AI की वो ये है कि AI का मॉडल काफी ज्यादा बायस होगा, क्योंकि AI जो है AI सीखता किससे? हमसे सीखता है. तो हमारी खामियां भी AI में आएगी, तो हम में खुद में बायसनेस है, तो AI भी क्या रहेगा? बायस रहेगा, बायस्ड ही रहेगा वो. ये कंसर्न रेज करता है डिस्क्रिमिनेशन का भी. नेक्स्ट पैसेज. Another issue is the loss of jobs due to automation. While AI increases efficiency, it also threatens employment opportunities in various sectors.
Experts suggest that instead of replacing humans, AI human capabilities allowing workers to focus on more complex tasks. मतलब एक और जो दूसरा इशू एआई का इसमें कहा गया है वो ये है कि लोगों की जॉब चली जाएगी ऑटोमेशन की वजह से। अब लोगों की जॉब जाएगी जिसकी वजह से एक्सपर्ट्स ने क्या कहा है, एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इंस्टेड हम एआई को ह्यूमंस के जगह पे ले आए, उससे अच्छा हम ये करते हैं कि हम एआई को चीजें सिखा देते हैं या ह्यूमंस को ऐसे कॉम्प्लेक्स चीजें सिखा देते हैं कि छोटी छोटी चीजें वो एआई कर ले, ह्यूमंस ताकि बड़े चीजों पे फोकस कर पाए, कॉम्प्लेक्स टास्क्स पे कौन फोकस कर पाए, वर्कर्स फोकस कर पाए। लास्ट, रेगुलेटिंग एआई इज अनदर चैलेंज। Many countries are still struggling to create laws that balance innovation and safety. Without proper regulation, AI can be misused, leading to privacy violations and unethical surveillance. Therefore, policymakers must act swiftly to dash frameworks that promote ethical AI usage. मतलब तीसरा चैलेंज इसमें क्या गया कि हम रेगुलेट कैसे करेंगे एआई को रेगुलेट करना एक उस खुद में एक बहुत बड़ी चैलेंजेस है। बहुत सारी कंट्रीज ट्राई कर रही है जो हम इनोवेशन और सेफ्टी, मतलब होता है कि एआई को ऊपर ज्यादा बंधन डाल देंगे, उसको ज्यादा रेस्ट्रिक्ट कर देंगे तो उससे इनोवेशन नहीं हो पाएगा। और अगर आप उसको पूरा खुला छोड़ देंगे इनोवेशन का तो उससे बहुत लोग गलत उसका यूज भी कर सकते हैं। तो इसको बैलेंस करना बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, ठीक है, क्या क्या चैलेंज है, प्राइवेसी वायलेशन एंड अनएथिकल सर्वेलेंस। इसलिए पॉलिसी मेकर्स को बहुत जल्दी काम करना चाहिए, स्विफ्टली काम करना चाहिए और ऐसा फ्रेमवर्क बनाना चाहिए जो प्रमोट कर सके क्या, एथिकल फ्रेमवर्क्स, एथिकल यूसेज को। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा, AI systems learn from vast data sets. If these data sets contain biased information, the AI will inevitably dash those biases. ठीक है, अगर हम ही लोग हमसे सीख रहा है एआई, अगर हम में ही प्रॉब्लम्स है, गलतियां है, खामियां है तो एआई भी हमसे वही सीखेगा। तो एआई हमसे वही सीखेगा तो इनहेरिट करना मतलब हमसे सीखना, हमसे लेना, ऊपर किसी इनहेरिट करना, आपको मिलना ऊपर वाले से, दैट इज इनहेरिट। ठीक है, तो एआई भी हमसे वही सब चीजें सीखेगा, मतलब इनहेरिट करेगा हमसे। तो सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। Next, experts suggest that instead of replacing humans, AI should dash human capabilities, allowing workers to focus on more complex tasks. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्गुमेंट। आर्गुमेंट का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा एडिशनल पावर देना या एक्स्ट्रा एडिशनल पुश देना। कि एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि ह्यूमंस को एआई से रिप्लेस का डर नहीं होना चाहिए, एआई को हमें आर्गुमेंट करना चाहिए कैपेबिलिटीज, ह्यूमन कैपेबिलिटीज, मतलब एआई की पावर्स और ह्यूमन की पावर्स को मिक्स कर देंगे तो एआई अपना काम करेगा, वर्कर्स बड़े काम पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्गुमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, विदाउट प्रॉपर रेगुलेशन एआई कैन बी मिसयूज्ड, लीडिंग टू प्राइवेसी वायलेशन एंड अनएथिकल सर्वेलेंस। Therefore, policymakers must act swiftly to implement frameworks that promote ethical AI usage. Implement गवर्नमेंट को जल्द से जल्द करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्लोज टेस्ट। In recent years, climate change has become one of the most pressing global challenges. Rising temperatures, melting glaciers, and extreme weather events are all consequences of human activities. Scientists warn that if carbon emissions are not controlled, the Earth's climate will continue to dash. तो सिंपल सा देखिए, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा ग्लोबल चैलेंज है आज के टाइम पे। टेम्परेचर राइज हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, वेदर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, ये सब क्यों हो रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रहे हैं। साइंटिस्ट ने वार्न किया अगर कार्बन एमिशंस को हमने कंट्रोल नहीं किया तो अर्थ का जो क्लाइमेट है वो उसी तरीके से बढ़ता रहेगा। One major solution to this crisis is shifting to renewable energy sources such as solar and wind power. ठीक है, these sources are not only environmental friendly but also dash in a long run. Governments worldwide must invest in green technology to reduce dependency on fossil fuels. मतलब solution दिया है इसमें कि अगर आपको क्लाइमेट चेंज को रोकना है तो आपको रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना चाहिए, जैसे सोलार और विंड। ये सोर्सेज एनवायरमेंटल फ्रेंडली तो है ही है और लॉन्ग रन में भी ये काम करेंगे। वर्ल्ड पर जो दुनिया भर की गवर्नमेंट इसको ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे विंड और सोलार में इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि फॉसिल फ्यूल पर। लास्ट, पब्लिक अवेयरनेस आल्सो प्लेज अ की रोल
small lifestyle changes such as using public transport, reducing plastic usage and conserving water can significantly dash environmental damage. It is a collective responsibility to act now before it is too late. मतलब लोगों को हमें अवेयर करना चाहिए, छोटे छोटे लाइफ में चेंजेस लाने चाहिए, जैसे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो, प्लास्टिक को यूज मत करो, पानी बचा लो, ये सब बहुत बड़ा जो अफेक्ट है, बहुत छोटी छोटी चीजें बहुत बड़े अफेक्ट ला सकते हैं, तो ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें जल्दी करना चाहिए वरना लेट हो जाएगा. नेक्स्ट, साइंटिस्ट वार्न if carbon emissions are not controlled, the earth's atmosphere will continue to, अगर हमने कार्बन एमिशंस को नहीं रोका तो क्या होगा, जो हमारा अर्थ का क्लाइमेट है वो डिटोरिएट होता रहेगा, खराब होता रहेगा और खराब होता रहेगा, तो डिटोरिएट आंसर आ जाएगा. These sources are not only environmentally friendly but also dash in the long run, but also cost effective in long run. ठीक है, ये सिर्फ environmentally अच्छी नहीं बट पॉकेट के लिए भी अच्छी है, पॉकेट फ्रेंडली है, ज्यादा इसमें खर्चा नहीं लगेगा. Last, small lifestyle changes such as using public transport, reducing plastic usage and conserving water can significantly mitigate environmental damage. Mitigate मतलब उसको ठीक कर देंगे, solution. ठीक है, तो आपका आंसर तो लास्ट जो टॉपिक है आपका दैट इज योर क्रिटिकल रीजनिंग. क्रिटिकल रीजनिंग आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसा ही है, बस इसमें आपको थोड़ा दिमाग ज्यादा यूज करना पड़ेगा. पैसेज में आंसर दिया नहीं रहेगा, पैसेज समझ के आपको आंसर देना पड़ेगा. A recent study found that students who engage in extracurricular activities such as sports and arts perform better academically than those who do not. The researchers claim that these activities help develop discipline, time management and problem solving skills, which translate into improved academic performance. क्या है पैसेज कि अभी हालांकि एक स्टडी हुई है जिसमें कहा गया है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी मतलब खेल कूद वाली जो चीजें जैसे स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स वो लोगों को एकेडमिकली एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करने में हेल्प करता है. ठीक है, ये एक्टिविटीज डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स लोगों की बढ़ाती है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में. तो क्वेश्चन क्या है, which of the following would most strengthen the researchers claim? तो रिसर्च का क्लेम क्या था, रिसर्चर ने ये कहा गया था कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लोगों को हेल्प करेगी, स्टूडेंट्स को हेल्प करेगी एग्जाम्स में. तो इन चारों में से कौन सा उसको स्ट्रेंथन कर रहा है, प्रूफ कौन सा कर रहा है, उसको सपोर्ट कौन सा कर रहा है. फर्स्ट, many students who perform academically well also have tutors for additional. क्या ये बात कर रहा है, नहीं, क्योंकि ये बोल रहा है कि उनको अच्छे मार्क्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनके पास ट्यूटर्स है, ट्यूशंस है. नहीं, schools that prioritize extracurricular activities report higher student engagement and motivation level. क्या ये बात कर रहा है, थोड़ी देर में देखेंगे. Some students who engage in extracurricular activities report feeling overwhelmed by their schedules. मतलब जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में फोकस कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा हो जाता है कि पढ़ाई भी करो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी करो, तो वो ओवरवेल्म हो जाते हैं. ये तो बात ही नहीं की, ये तो उल्टा वीकन कर रहा है. लास्ट, a number of students who do not participate in extracurricular activities still achieve top academic result. Again ये वीकन कर रहा है. वो पैसेज का रिसर्चर का क्लेम है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हेल्प करती है, ये दोनों कह रहे हैं कि नहीं हेल्प नहीं कर रही है, वो बाकी लोगों के लिए भी सेम है. तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, कि ऐसे स्कूल्स जिसने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे ध्यान दिया है उसमें जो बच्चे हैं वो ज्यादा स्कूल आते हैं, एंगेजमेंट उनका ज्यादा रहता है और उनकी मोटिवेशन लेवल भी अच्छी रहती है. तो आपका बी सही हो जाएगा इसमें. Last, a new policy proposes increasing fines for littering in public places, arguing that higher penalties will deter people from littering and make the city cleaner. The city council claims that similar policies in other cities have resulted in significant reduction in littering. मतलब क्या है, एक नई पॉलिसी आई है जिसने प्रपोज किया है कि फाइन्स को बढ़ा दो, चालान बढ़ा दो जो भी पब्लिक प्लेस में कचरा कर रहे हैं, ये बोल के कि अगर हम पेनल्टी ज्यादा रखेंगे, चालान ज्यादा रखेंगे, तो लोग जो है वो लिटर नहीं करेंगे. लिटर मतलब लिटर, वो लोग कचरा नहीं करेंगे और सिटी क्या हो जाएगी हमारी, स्वच्छ हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी. तो ये सिटी काउंसिल ने जब ये चीज लाई थी कि चालान बढ़ा, तो उसने ये बोल के लाई थी
कि ऐसा ही सेम पॉलिसी बहुत सारे अदर सिटीज में भी लाया है, जिसके वजह से बाकी सिटीज में जो कचरा है वो बहुत हद तक कम हो गया। क्वेश्चन, which of the following if true would most weaken the city council's argument? तो सिटी काउंसिल का क्या आर्गुमेंट है? उसका आर्गुमेंट है कि अगर हम प्राइस बढ़ा देंगे, चालान बढ़ा देंगे तो सिटी स्वच्छ हो जाएगी, लोग कचरा नहीं करेंगे। ये काउंसिल का आर्गुमेंट है। तो इस आर्गुमेंट को कौन सा ऑप्शन निकाल रहा है, निग्लेक्ट कर रहा है? ठीक है, वो हमें देखना है। Many cities that implemented higher fines also introduced an awareness campaign about cleanliness. तो बाकी सिटीज का जो एग्जांपल दिया था सिटी काउंसिल ने, उसमें उसने एक चीज नहीं बताई थी कि अवेयरनेस प्रोग्राम भी चालू किया। तो आई गेस ये हो सकता है, बट आगे देखते हैं। The revenue generated from fine is being used for improving public infrastructure. क्या इसका पैसेज से कुछ भी लेना देना है? ये पैसेज से अलग ही बात कर रहा है, तो बी आपका गलत हो जाएगा। Despite increased fines, a recent survey shows that people continue to litter in certain areas of the city. आपने फाइन इंक्रीज कर दिया, फिर भी सर्वे ने बताया है कि बहुत लोग अभी भी कचरा करते हैं कुछ एरियाज में। Some cities with lower fines have also seen reduction in littering due to increased community initiative. अब अगर आप देखोगे तो इसका सी सही आंसर आ जाएगा। इसका आर्गुमेंट सिटी काउंसिल का आर्गुमेंट क्या था कि अगर आप फाइन बढ़ा दोगे तो लिटरिंग कम हो जाएगी, और डी क्या कह रहा है कि फाइन कम था बट फिर भी लिटरिंग कम हुई। क्यों लिटरिंग कम हुई? क्योंकि लोगों ने पब्लिक पार्टिसिपेशन लोगों का अच्छा था। तो आर्गुमेंट को पूरी तरीके से कर रहा है सी, डी वीकन कर रहा है। ए वीकन नहीं कर पा रहा क्योंकि अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में बात किया गया है। अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में पैसेज में कहीं पे भी बात नहीं किया है। Many cities have implemented higher fines, also introduced awareness campaigns about cleanliness, और ये सपोर्ट कर रहा है कि हायर फाइन्स होने चाहिए। तो सपोर्ट नहीं पूछा है, हमें वीकन पूछा है, तो ए आपका गलत हो जाएगा। बी ऑलरेडी गलत है क्योंकि पैसेज की बात नहीं कर रहा था, और यहाँ पे सर्वे की बात किया गया है, कुछ लोग अभी भी लिटर कर रहे हैं। ठीक है, ये लिटर का बात नहीं हो रहा है, ये फाइन और लिटरिंग के बारे में बात हो रही है, उनके कंपैरिजन की बात हो रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। डी आपका सही है क्योंकि वो ऑथर के पॉइंट से एकदम विपरीत बात कर रहा है। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ योर स्लाइड। ये आपके फर्स्ट मॉक टेस्ट का एंड था। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आपको कितने स्कोर आए, कितने मार्क्स हैं इन 30 क्वेश्चन में से, और आपको किस किस चीज में डाउट है, क्वेश्चंस है। हम ट्राई करेंगे कि हम उस डाउट्स को नेक्स्ट सेशन में कवर करें, और आपके प्रिपरेशन में जितना हेल्प हो सके उतना हेल्प हम आपको दें। सो बी एकदम ठीक है, पढ़ो, एकदम अच्छे से पढ़ो, कोशिश करो, मेहनत करो, मॉक टेस्ट दो, प्रैक्टिस दो, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, और डेफिनेटली आपके एग्जाम तक हम आपके साथ हैं। जहां भी हमारी हेल्प हो सके हम आपकी हेल्प करने के लिए रेडी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।